अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मा मेडिकोस की एक नई लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एंजाइना को डिटेल में डिस्कस किया था, एंजाइना की टाइप्स, एंजाइना की पैथोलॉजी, उसके सिम्टम्स वगैरह। आज हम एंजाइना की क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम एक क्लास ऑफ ड्रग को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में हर क्लास ऑफ ड्रग में मैंने मेन ड्रग्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। साथ में मैंने एक निशानी भी बता दी है जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ड्रग किस क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है। सबसे पहले हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं कोरोनरी वेजोडाइलेटर्स, जिनको स्टूडेंट्स हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्राइड, एमाइल नाइट्राइड, इथाइल नाइट्राइड और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब जैसे यहाँ पर मैंने ब्लैक मार्कर से निशान लगाया हुआ है नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, तो आप देख सकते हैं कि वेजोडाइलेटर्स में यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो ड्रग्स जितनी भी हैं उसके हर ड्रग के एंड में आपको नाइट्राइड, नाइट्रेट नज़र आएगा। तो जब भी अगर किसी ड्रग के आखिर में नाइट्राइड, नाइट्रेट हुआ, इसका मतलब है वो ड्रग किस क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है। दैट क्लास ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू कोरोनरी वेजोडाइलेटर्स विच आर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। इसके साथ ही हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में हम लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो है एटिनोलॉल, प्रोपेरानॉल, मेटोप्रोलोल और एसीब्यूटालॉल। अब आप देख सकते हैं जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं उनके हर ड्रग के आखिर में लॉल लॉल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लास ऑफ ड्रग की अगर हम बात करें वो हमारे पास आ जाती है पोटेशियम चैनल ओपनर, जिसमें हमारे पास दो ही ड्रग्स हैं। पहली ड्रग है नाइकोरेंडल, दूसरी है पीनासाइडल। इस पर आप देख सकते हैं कि हर ड्रग के एंड में डिल डिल आ रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं वो हर ड्रग के आखिर में आप देख सकते हैं कि एंड में आपको डाइपीन डाइपीन नज़र आएगा। पहली ड्रग है एम्ब्लोडाइपीन, क्लेविडाइपीन, फिलोडाइपीन, नाइमोडाइपीन, वेरापैमिल, डिल्टाइजम। ये दोनों एक्सेप्शनल ड्रग्स है जिसके आखिर में डाइपीन नहीं आ रहा। बाकी जितनी भी ड्रग्स होंगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में उसके एंड में आपको डाइपीन डाइपीन नज़र आएगा। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास दो ही ड्रग्स आती हैं। पहली ड्रग है एस्पिरिन जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं। सेकेंड ड्रग है क्लोपिडोग्रिल। तो यहीं से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंजाइना की कंप्लीट होती है। अब हम स्टूडेंट्स इसके बाद ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, यहाँ पर आपको मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पहला मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करते हैं। कैसे? जब ये वेन्स में डायलेशन कॉज करेंगे। जब ये वेन्स में डायलेशन कॉज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्री लोड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और समहाउ ये आर्टरीज में भी डायलेशन कॉज करते हैं, लेकिन इतना पोटेंट नहीं होता जितना कि ये वेन्स में कॉज करते हैं। आर्टरीज में ये डायलेशन कॉज करते हैं बट माइनर सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा ये वेन्स में डायलेशन कॉज करते हैं। जब ये आर्टरीज में डायलेशन कॉज करेंगे तो आफ्टर लोड डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका हार्ट पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ना ही स्केलेटल मसल्स पे इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट है। इसका सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट वेन्स में होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हमने पढ़ा एंजाइना में कि हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको कहाँ से मिलेगी? कोरोनरी आर्टरी में मिलेगी। लेकिन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई है जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पा रहा। अब देखें, अगर अब हार्ट में ब्लड के अमाउंट को या ब्लड के वॉल्यूम को ज़्यादा कर देंगे तो इसका मतलब है कि हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको पंप करने के लिए, आगे पुश करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के थ्रू हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देंगे, यानी हम ब्लड वॉल्यूम को कम कर देंगे। प्रीलोड आफ्टर लोड से क्या होगा? सबसे पहले प्रीलोड से क्या होगा कि जब हम प्रीलोड डिक्रीज करेंगे तो हार्ट में अमाउंट ऑफ ब्लड जो फिल होगा ना वो कम होगा। जब अमाउंट ऑफ ब्लड कम फिल होगा तो हार्ट को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको आगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या उसको आगे एओर्टा में पुश करने के लिए, ताकि वो ब्लड आगे ऑर्गन्स में जा सके। तो इस तरह से हम क्या करें? हम हार्ट के ऑक्सीजन डिमांड को कम कर रहे हैं क्योंकि हमने ब्लड वॉल्यूम को कम कर दिया बाय डिक्रीजिंग द प्रीलोड। इसके अलावा हम लोग समहाउ आर्टरीज में भी डायलेशन कॉज करें ताकि हमारा आफ्टर लोड भी कम हो सके, ताकि हार्ट को ज़्यादा
रेजिस्टेंस ना लगानी पड़े कि वो एओर्टा में अपने ब्लड को पुश कर सके, उसको कम रेजिस्टेंस लगानी पड़े। तो हमने आफ्टर लोड भी डिक्रीज कर दिया और प्री लोड भी डिक्रीज कर दिया। जब हम हार्ट के काम को ही डिक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मेन पॉइंट्स पता होंगे तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप, अगर मैं नाइट्रेट्स की बात करूं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है कि नाइट्रेट सबसे पहले सेल के अंदर एंटर होता है। अब आपको पता है कि नाइट्रेट्स का एक्शन साइट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेजल, और ब्लड वेजल में सिर्फ और सिर्फ वो वेन्स में उसका एक्शन ज़्यादा होता है। तो वो सबसे पहले वेन के सेल के अंदर एंटर होगा और ये नाइट्रेट सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। देन स्टूडेंट्स ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है गोनाइल साइक्लेज। देन ये गोनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है ये जीटीपी को कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी में, यानी साइक्लिक गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी कंसेंट्रेशन सेल में इंक्रीज होगी। अब आपको पता है कि साइक्लिक गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो है वो वेजोडाइलेशन कॉज करता है, तो एट द एंड इट विल कॉज वेजोडाइलेशन इन वेन्स। तो इस तरह से इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि नाइट्रेट्स का जो मेन एक्शन क्या है कि ये वेजोडाइलेशन कॉज कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, जिसमें सबसे पहले इसका यूज़ है कि हम इसको प्रोफाइलेक्टिकली और ट्रीटमेंट दोनों केसेस में हम एंजाइना में इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड, हम इसको अनस्टेबल एंजाइना में भी यूज़ करते हैं। थर्ड, हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ करते हैं। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं एंजाइना की। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो थ्रोबिंग हेडेक इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, आपके पास अगर एमसीक्यूज आ जाए उसमें कहाँ ऑप्शंस आए बहुत सारे, उससे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, तो आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए कि थ्रोबिंग हेडेक इज़ द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। सेकेंड, ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कॉज करता है। और थर्ड, इसका एडवर्स इफेक्ट है टैकीकार्डिया। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज हार्ट रेट, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में जब आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए उस कंडीशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में इसको हम लोग नहीं दे सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी प्री लोड को डिक्रीज कर रहा है। जब ये प्री लोड को डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम प्रेशर जो है वो ब्रेन में इंक्रीज होगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा ब्रेन में तो आपको पता है कि प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हम इसको नहीं दे सकते, बिकॉज इट ऑलरेडी इंक्रीजेज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द प्री लोड। सेकेंड, थर्ड जो हार्ट की कंडीशंस में हम इसको अवॉइड करना चाहिए, पहला है पेरिकार्डाइटिस, और थर्ड जो कंडीशन है वो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किए कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइनेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में स्टूडेंट्स 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। जितनी भी शॉर्ट एक्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होंगी उनमें उनकी जो लिवर में मेटाबॉलिज्म है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दैट्स वाई हमें उनको सबलिंगुअली या फिर ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में देना होता है पेशेंट्स को, और इसीलिए हम उसको इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। लॉन्ग एक्टिंग होने की वजह से हम उसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं एंजाइना में, और चूँकि इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में एक्सटेंसिव नहीं होता तो हम इनको ओरली दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आप ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की डोजिंग करें तो हर डोज के बाद आपने 10 to 12 आवर फ्री इंटरवल लाजमी बीच में रखना है। रीज़न ये है कि जब आप नाइट्रेट्स लेते हैं तो टॉलरेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर अगर आपने फर्स्ट डे 100 mg डोज ली, उससे आपको सेम इफेक्ट आ रहा है, लेकिन काफ़ी अरसे तक क्या होगा कि उसी सेम डोज से आपको वो इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी बॉडी चाहेगी कि आप और डोजिंग इंक्रीज करें ताकि आपको सेम इफेक्ट अचीव हो। इसीलिए डोजिंग इंक्रीज करने के बजाय आप 10 to 12 आवर फ्री इंटरवल रखें ताकि आपको सेम डोज से वही इफेक्ट आपको रोज़ मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का टॉपिक एंड होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन दी एंड स्टूडेंट्स मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।